अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास है यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। यहाँ पे हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर 3 कोड्स भी हैं। एक हमारे पास ये कोड है, एक ये कोड है और एक हमारे पास ये कोड है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि किस तरह से हमने लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को अपने कोड्स के अंदर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हमारे पास जो तीनों कोड्स हैं इनको हम इंशाल्लाह यहाँ पे रन करके भी देखेंगे, जिस तरह से पिछले लेक्चर्स के अंदर हम कोड्स को रन करके प्रैक्टिकली देखते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स इन पाइथन। लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स आर लाइक टूल बॉक्सेज। लाइब्रेरीज और जो मॉड्यूल्स हैं ये टूल बॉक्सेज की तरह होते हैं, फुल ऑफ यूजफुल टूल्स। इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल्स होते हैं दैट हेल्प यू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इनके अंदर इस तरह के बड़े यूजफुल टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर वी विल एक्सप्लेन हाउ टू इम्पोर्ट एंड यूज बोथ स्टैंडर्ड एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इन योर पाइथन प्रोग्राम्स। इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से आप अपने पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर जो स्टैंडर्ड और जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं उनको आप किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने कोड्स के अंदर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है पाइथन की, ये पाइथन के अंदर ही बिल्ट इन होती है, यानी कि आपको पहले से मिल जाती है। और उसके बाद जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं ये बाद में डेवलप की जाती हैं। ठीक है, ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इंपोर्टिंग एंड यूजिंग लाइब्रेरीज। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है और उनको हमने इस्तेमाल करना है। लाइब्रेरीज आर लाइक प्री बिल्ट टूल किट्स। अब जो लाइब्रेरीज होती हैं ये इस तरह से होती हैं कि ये प्री बिल्ट टूल किट्स होती हैं दैट यू कैन यूज़ विदाउट हैविंग टू राइट ऑल द कोड योरसेल्फ, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको पूरा कोड जो है खुद लिखने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर पहले से कुछ कोड्स लिखे होते हैं। ठीक है, वो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास है इंपोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी टू जनरेट रैंडम नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास रैंडम लाइब्रेरी या फिर रैंडम मॉड्यूल जो है उसको हम इस्तेमाल करें। बेसिकली ये रैंडम मॉड्यूल है जो कि पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर होता है। यहाँ पे हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ठीक है जी। उसके बाद हमने जनरेट करना है ए रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमने 1 और 10 के दरमियान एक रैंडम नंबर जो है उसको जनरेट करना है। कैसे जनरेट होगा, हमने यहाँ पे लिखा नंबर इज इक्वल टू, अब नंबर यहाँ पे देखें बेसिकली एक वेरिएबल है। अब ये नंबर वेरिएबल है और उसके बाद इसको हमने एक वैल्यू असाइन करनी है। क्या वैल्यू हमने इसको असाइन करनी है? इसको हमने वैल्यू असाइन करनी है एक रैंडम नंबर। अब वो रैंडम नंबर आएगा कहाँ से? वो रैंडम मॉड्यूल को इस्तेमाल करने से आएगा। यहाँ पे हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे उसी रैंडम मॉड्यूल को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी, रैंडम हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है रैंड इंट। रैंड इंट हमने उसके बाद फंक्शन लिख दिया। ये इसका सिंटैक्स है। आपने मॉड्यूल लिखना है, उस मॉड्यूल के अंदर कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फंक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उस फंक्शन की इनपुट क्या है वो आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखनी है। अब यहाँ पे इनपुट इसकी इस तरह से है कि आपने 1 और 10 के दरमियान जो है कोई रैंडम इंटीजर यहाँ पे जनरेट करवाना है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 और 10 के दरमियान। इंटीजर का मतलब ये है कि उसके साथ कोई डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा। अब ये 1 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है और 1 और 10 के दरमियान भी कोई नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 और 10 दोनों शामिल हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे आपने रैंडम मॉड्यूल का नाम लिखा जो आपने ऊपर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सेम टू सेम आपने इसी तरह से सारे जो इसके लेटर्स हैं वो आपने इस्तेमाल लिखने हैं। यहाँ पे आपने रैंडम लिखा। उसके बाद रैंडम मॉड्यूल का आपने फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है? आपने रैंड इंट फंक्शन इस्तेमाल करना है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कौन से नंबर्स हैं जिनके दरमियान आपको रैंडम इंटीजर चाहिए, वो ये नंबर्स हैं, ये आपने लिख दिया। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 5, 10 तो फिर 5 और 10 के दरमियान से आपको कोई रैंडम नंबर मिलता। ये आपने याद रखना है कि जब आप रैंड इंट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो दोनों जो इसके एंड पॉइंट्स है ये इसमें शामिल होंगे। तो आपको अगर ये नंबर चाहिए, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया हुआ चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको जो रैंडम नंबर मिलेगा वो फिर स्टोर हो जाएगा इस नंबर वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे यही इसका मतलब है। अगर आपको इस नंबर की जो वैल्यू यहाँ से मिली है रैंडम नंबर, इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन। ठीक है जी, प्रिंट हमने इस्तेमाल कर दिया प्रिंट। और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये स्ट्रिंग है, ये सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगी। द रैंडम नंबर इज कॉलन। ठीक है, ये सेम टू सेम प्रिंट होगा। और उसके बाद कॉमा है, कॉमा हमें स्पेस देगा। और उसके बाद हमारे पास है जो नंबर के अंदर, इस नंबर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है इस मॉड्यूल और उस मॉड्यूल के फंक्शन की वजह से, यानी कि इस फंक्शन की जो भी आउटपुट आई है जो इसके अंदर स्टोर हुई है, प्रिंट फंक्शन के रिजल्ट में यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट होके स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इसको हम रन करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास अगले जो 2 कोड्स हैं इनको भी हम समझ लेते हैं, फिर इन तीनों को इंशाल्लाह हम इकट्ठा ही रन करके देखेंगे।
दूसरा हमारे पास कोड है इंपोर्ट डेट टाइम। यहाँ पे हमने अब डेट टाइम मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट किया है, गेट द करंट डेट एंड टाइम। अब ये मॉड्यूल क्या करेगा, इस मॉड्यूल की हेल्प से आपने करंट डेट और टाइम यानी कि मौजूदा इस लम्हे के ऊपर जो डेट और जो वक्त है वो आपको अब चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप उस वक्त आप डेट टाइम मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। करंट टाइम आपने अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करवा दिया, इसको आपने अब एक वैल्यू असाइन करवानी है, इक्वल का आपने साइन लगा दिया। क्या वैल्यू आपने असाइन करवानी है, जो अब करंट डेट और टाइम है, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि डेट टाइम डॉट डेट टाइम। ठीक है, आपने डेट टाइम यहाँ पे अब 2 दफ़ा लिखना है, एक तो ये मॉड्यूल का नेम है डेट टाइम, उसके बाद फिर अगेन आपने डेट टाइम लिखना है। अब ये डेट टाइम दोबारा हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, ये इस बुक के स्कोप से बाहर है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। आपने बस ये याद रखना है कि जब आपको करंट डेट और करंट टाइम चाहिए तो उस वक्त आपने डेट टाइम को 2 बार लिखना है। और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो आपके पास डेट टाइम है इसके सारे लेटर्स जो हैं ये स्मॉल होने चाहिए, इनका कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना कि आप डेट का डी कैपिटल लिख दें, उसके बाद टाइम का टी कैपिटल लिख दें, या फिर आप ऐसे करें कि डेट और टाइम के दरमियान आप स्पेस दे दें। आपने स्पेस भी नहीं देनी, अगर आप स्पेस देंगे तो फिर वो जो मॉड्यूल है डेट टाइम मॉड्यूल वो यहाँ पे फिर इंपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने डेट टाइम एक बार लिख दिया, ये मॉड्यूल है, उसके बाद फिर आपने अगेन डेट टाइम लिखा और फिर आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया नाउ। ठीक है, नाउ फंक्शन है, इसके साथ पैरेंथेसिस लगी हुई हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिंपली यहाँ पे नाउ लिखना है और इनके दरमियान आपने यहाँ पे डॉट्स लिखने हैं, कॉमास यहाँ पे नहीं लगाने। ठीक है, आपने यहाँ पे नाउ फंक्शन अप्लाई किया। अब ये नाउ फंक्शन क्या करेगा, नाउ फंक्शन आपको करंट डेट और टाइम दे देगा। अब ये जो आपको करंट डेट और टाइम देगा ये कहीं पे स्टोर भी तो होने, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, करंट डेट टाइम की। ये जो करंट टाइम वाला वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन करवाया है इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी। करंट टाइम की जगह आप कोई वेरिएबल एक्स भी डिफाइन करवा सकते हैं, वाई भी डिफाइन करवा सकते हैं, लेकिन आपने फिर करना ये होगा कि जब आप प्रिंट फंक्शन अप्लाई करेंगे जो वेरिएबल का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे वही नेम आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप उसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इसका ज़रा सिंटेक्स नोट करें। सिंटेक्स ये है कि हमें अगर रैंडम इंटीजर चाहिए था तो उसके लिए हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करके उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन था हमने वो यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद जब हमें नाउ फंक्शन अप्लाई करवाना था करंट डेट टाइम के लिए तो उसके लिए हमने फिर डेट टाइम वाला जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे पहले इंपोर्ट करवाया, फिर हमने यहाँ पे डेट टाइम वाले मॉड्यूल लिखा, फिर हमने यहाँ पे नाउ वाला जो फंक्शन है वो अप्लाई किया। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हमारे पास जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। अगर हमने कोई स्पेसिफिक फंक्शन इस्तेमाल करना है तो उस फंक्शन का हमने पहले मॉड्यूल देखना है, किस मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन मौजूद है। जिस मॉड्यूल के अंदर वो फंक्शन मौजूद होगा हमने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना है, उसके बाद ही हम उसके अंदर जो फंक्शन मौजूद है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काम हमने अब यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमने अब इसको प्रिंट करवाना है जो कि इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी करंट डेट और टाइम की, करंट डेट एंड टाइम कॉलन। ये चीज़ क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है तो ये सेम टू सेम प्रिंट होगी। उसके बाद इस कॉमा की वजह से आपको स्पेस मिलनी है और उसके बाद जो यहाँ पे करंट टाइम है ये बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन करवाया हुआ है। इस नाउ फंक्शन वाली वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर हुई है, तो ये आपको प्रिंट की हुई इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो मौजूदा डेट और टाइम होगा। अभी इसको हम प्रिंट करके देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला कोड है, इसको देखते हैं, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वाला मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया क्योंकि आगे हमने स्टैटिस्टिक्स का कोई फंक्शन जो है वो अप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे आपने मीन फंक्शन अप्लाई करना है एक डेटा के ऊपर, तो स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है मीन। तो जब आपने मीन फंक्शन अप्लाई करना है तो उस वक्त आप डेट टाइम वाला मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मीन वाला जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपका जो मॉड्यूल होगा डेट टाइम वाला मॉड्यूल उसके अंदर मीन फंक्शन है नहीं, तो फिर आपका यहाँ पे ये काम नहीं बन सकेगा। अगर आपने मीन फंक्शन अप्लाई करना है तो आपने फिर वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जिस मॉड्यूल के अंदर मीन फंक्शन मौजूद है। आपको मैं थोड़ा सा इसका रिलेशन बता दूं, इनका आपस में रिलेशन क्या है। जो फंक्शंस होते हैं रिलेटेड फंक्शंस जो हैं या फिर ऐसे फंक्शंस जिनको आप इकट्ठा स्टोर कर देते हैं वो फिर आप उनको किसी मॉड्यूल में स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं और फिर जो डिफरेंट मॉड्यूल्स आप आपस में मिलाते हैं तो वो एक लाइब्रेरी बन जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने अब मीन फंक्शन अप्लाई करना है तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाला जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास ये पाइथन का कमेंट है, कैलकुलेट द मीन ऑफ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमने एक लिस्ट के जो नंबर्स हैं उनका हमने मीन कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले लिस्ट जो है वो लिखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करवा दिया डेटा, डेटा यहाँ पे एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल इस लिस्ट के बराबर है। ठीक है, लिस्ट के अंदर सारे इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। यहाँ पे हमें इस इंटीजर बल्कि यहाँ पे जो ये इंटीजर्स का सेट है या फिर ये जो लिस्ट है इंटीजर्स की, हमें इस लिस्ट के अंदर जितने भी इंटीजर्स मौजूद हैं इन सब की हमें एवरेज चाहिए, मीन चाहिए। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज इस तरह से आती है कि आप इन सबको ऐड करें
और उसके बाद जितने ये टोटल नंबर्स हैं इनकी टोटल तादाद के ऊपर आप उसको डिवाइड करवा दें। इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको इन नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है तो उसका मेथड ये होगा कि आप इन तमाम नंबर्स को ऐड करवा दें और उसके बाद जो जवाब आए उसको फिर आप 7 के ऊपर डिवाइड करवा दें, तो आपके पास मीन या फिर एवरेज आ जाएगी। आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से खुद कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप कैलकुलेशन अपने कोड के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो उसका मेथड ये है कि आप सिंपली स्टैटिस्टिक्स का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंपोर्ट करें। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर जो मीन का फंक्शन है, सिंपली आप मीन का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि मीन का फंक्शन यही काम करेगा कि मीन का फंक्शन इन सब को ऐड करेगा, उसके बाद इनकी जो टोटल तादाद है उसके ऊपर इनको ये डिवाइड करवा देगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे मीन फंक्शन अप्लाई करते हैं इस लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले हमने लिस्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी, डेटा के अंदर। उसके बाद हमने लिखा मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू अगेन हमारे पास एक वेरिएबल है, डेटा भी वेरिएबल है, और उसके बाद हमारे पास ये जो है मीन वैल्यू, ये भी एक वेरिएबल है। इन दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ये जो लिस्ट है, लिस्ट स्टोर होगी इस डेटा के अंदर, और उसके बाद इस फंक्शन से जो आउटपुट निकलेगी मीन फंक्शन से, वो आउटपुट स्टोर होगी इस मीन वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अब अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं, मीन फंक्शन। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हमने पहले लिखना है, सिंटैक्स हम इसका पहले समझ चुके हैं। पहले हम मॉड्यूल लिखते हैं, फिर डॉट, फिर उस मॉड्यूल का हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है वो लिखते हैं। स्टैटिस्टिक्स का हमने अब फंक्शन इस्तेमाल करना है मीन फंक्शन, मीन लिख दिया। उसके बाद ये जो फंक्शन है, फंक्शन आउटपुट हमें उस वक्त देता है जब उसके अंदर हम इनपुट देते हैं। लेकिन आपने अब इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके पास ये नाउ वाला फंक्शन है, इसके अंदर हमने कोई इनपुट नहीं दी। नाउ वाला फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मौजूदा डेट और टाइम होता है ये दे देता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मीन फंक्शन है इसको हमें इनपुट देनी पड़ेगी, तभी हमें ये कोई आउटपुट यानी कि मीन कैलकुलेट करके देगा। तो इसको हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, मीन फंक्शन को, इसको हम डेटा वाला जो वेरिएबल है ये हम इसको इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। डेटा वाला जो वेरिएबल है ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसके अंदर लिस्ट क्योंकि स्टोर की हुई है हमने, इसको हमने लिस्ट असाइन की हुई है, तो बेसिकली जो डेटा है इसका मतलब है ये लिस्ट। ठीक है। तो हमने मीन फंक्शन को यहाँ पे ये वाली लिस्ट इनपुट के तौर पे दे दी है। तो जो मीन वाला फंक्शन है इस लिस्ट के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं सबको ऐड करेगा, इनकी टोटल जो तादाद है 7 उसके ऊपर डिवाइड करवाएगा, और हमें ये उनकी जो मीन है या फिर उनकी जो एवरेज है कैलकुलेट करके आउटपुट के तौर पे दे देगा। अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो स्टोर होगी मीन वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। मीन वैल्यू के वेरिएबल के अंदर इसकी आउटपुट स्टोर हो गई। उसके बाद हमने फिर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर प्रिंट फंक्शन। प्रिंट क्या हमने प्रिंट करवाना है, हमने अब यहाँ पे द मीन वैल्यू इज़, ये क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये हमने प्रिंट करवाना है, सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मीन वैल्यू का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो हमें यहाँ पे प्रिंट की हुई मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, मीन फंक्शन की जो आउटपुट है वो यहाँ पे स्टोर हुई है मीन वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। तो हमने इसीलिए जिस तरह से यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा हुआ था सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिखा है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं की। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है हमें वो यहाँ पे प्रिंट करवानी है। ठीक है जी। तो हमारे पास अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब इन तीनों कोड्स को हम प्रैक्टिकल यहाँ पे रन करके देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पैकेज स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, या इनको हम यहाँ पे अब प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। अब देखें सबसे पहले हमारे पास है जी इंपोर्ट रैंडम। पहला जो कोड है उसको हम देख रहे हैं, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है ग्रीन कलर के अंदर, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नंबर वाला वेरिएबल हमने डिफाइन करवा दिया, इक्वल्स रैंडम जो मॉड्यूल है वो लिखा, फिर डॉट, फिर जो फंक्शन हमें अप्लाई करना है वो हमने लिखा रैंडिंट। उसके बाद हमने 1 से लेके 10 तक ये फंक्शन अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट करवाना है, प्रिंट द रैंडम नंबर इज़, उसके बाद यहाँ पे कॉलन भी है, उसके बाद फिर कॉमा है, और उसके बाद हमें क्या वैल्यू चाहिए, जो नंबर वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है हमें वो वैल्यू चाहिए। तो हमने नंबर को सेम टू सेम उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं इसको रन करके कि यहाँ पे हमें आउटपुट के अंदर एक रैंडम इंटीजर मिलेगा, द रैंडम नंबर इज़ 1, हमें 1 रैंडम नंबर मिल गया। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि 1 भी आपको जवाब में मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, इनके दरमियान में भी कोई नंबर आपको मिल सकता है। अब इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं इसी कोड को, अगली बार आपको हो सकता है डिफरेंट नंबर देखने को मिले। तो इसको फिर हम रन करते हैं, तो इस बार आप देखें आपको 7 मिला है। तो इसका मतलब ये कोई फिक्स नंबर आपको हमेशा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए फंक्शन हम सब इस्तेमाल करते हैं, तो ये रैंडम नंबर्स ही आपको जनरेट करके हर बार देगा। अगेन इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, तो इस बार आप देख सकते हैं आपको 5 मिला है। ठीक है जी। द रैंडम नंबर इज़, अब देखें 2 चीज़ें प्रिंट हुई हैं यहाँ पे। अगर आप देखें द रैंडम नंबर इज़, ये चीज़ सेम टू सेम प्रिंट हुई है क्योंकि ये स्ट्रिंग थी, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर थी। यहाँ पे देखें ये सेम टू सेम प्रिंट हुई है, इसके कॉलन के साथ, ये जो इसके 2 डॉट्स है कॉलन वो भी साथ इसके प्रिंट हुए हैं। उसके बाद ये जो कॉमा है इसकी वजह से हमें यहाँ पे स्पेस देखने को मिली है 5 और कॉलन के दरमियान। और उसके बाद जो नंबर है आपके पास ये वाला वेरिएबल,
इस फंक्शन ने इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5 स्टोर करवाई थी, इसलिए फिर हमें यहाँ पे इस नंबर की जगह इसकी वैल्यू 5 देखने को मिली है। ठीक है जी। तो हमारे पास हमारा पहला कोड जो है ये हमने प्रैक्टिकली रन करके देख लिया है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा दूसरा कोड है इसको हम देखते हैं। दूसरे कोड के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं डेट टाइम वाला मॉड्यूल। उसके बाद हमारे पास है जी पाइथन का कमेंट, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। करंट टाइम वाला हमारे पास जो वेरिएबल है इसको मैं वैसे लिख रहा हूँ, इक्वल्स डेट टाइम डॉट डेट टाइम। ठीक है, जिसको आपने दो दफ़ा लिखना है डेट टाइम को। उसके बाद आपने फंक्शन अप्लाई कर देना है नाउ, और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है। और उसके बाद ये जो आपका करंट डेट टाइम है, ये करंट टाइम वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब आपने ये वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट। अब देखिए प्रिंट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ करंट टाइम जो ये भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे करंट टाइम जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। इसके साथ जो स्ट्रिंग है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो यहाँ पे मैं फिलहाल प्रिंट नहीं करवाता, करंट टाइम। ठीक है, तो जो करंट टाइम है इस वक्त वो हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट टाइम है वो आपको मिल गया। डेट आपको सामने नज़र आ रही है 22 आज डेट है, और महीना 10वां है यानी कि अक्टूबर का महीना, और उसके बाद जो साल है वो 2025 है। उसके बाद टाइम भी आपको देखने को मिल रहा है 17:30 46.674625। अब 17 का मतलब ये है कि शाम के 5 बजे हैं, और 30 का मतलब ये है कि मिनट 30 हैं, और 46 का मतलब ये है कि सेकंड्स जो हैं वो 46 सेकंड्स हैं, और आगे जो पॉइंट्स हैं ये सेकंड्स को हमें पॉइंट्स के अंदर भी डिनोट करवा रहे हैं। तो ये आपके पास करंट टाइम और करंट डेट आ गई है। अब जो इसके साथ साथ और चीज़ें लिखी हुई हैं, अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपके पास घंटे हैं, ये आपके पास मिनट्स हैं, और ये आपके पास सेकंड्स हैं, और सेकंड सारे डेसिमल के अंदर है, यानी कितना एक्यूरेट ये करंट आपको टाइम बता रहा है। अब देखें ये तो मैंने सिर्फ करंट टाइम वाला जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाया। अब साथ जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इनको भी मैं अब प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास करंट डेट एंड टाइम, उसके बाद हमारे पास कॉलन भी है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो रहे हैं, उसके बाद जो करंट टाइम वाला वेरिएबल है ये सेपरेट हो रहा है कॉमा की हेल्प से, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। उसके बाद इसको अगर आप प्रिंट करके देखें तो इन्वर्टेड कॉमर्स वाली चीज़ वैसी आ गई, करंट डेट एंड टाइम, उसके बाद कॉलन, उसके बाद कॉमा से हमने सेपरेट किया तो हमें स्पेस मिली है, और उसके बाद जो हमारा करंट डेट और करंट टाइम है वो हमें अब देखने को मिल गया। पहले हमारे पास जो टाइम था वो था 17 और उसके बाद 30 था, यानी कि मिनट्स 30 थे, 5:30 थे। अब हमारे पास जो करंट टाइम है वो है 5:32। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास हमारा जो दूसरा कोड है ये भी रन हो गया। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने किस तरह से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और उसके फंक्शंस को इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा तीसरा और लास्ट कोड है इसको अब देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद नीचे जो कमेंट है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। डेटा हमने अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है एक लिस्ट, इसके अंदर हम लिस्ट स्टोर करवा रहे हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास है पहले 23, उसके बाद हमारे पास है 45, उसके बाद हमारे पास है 67, उसके बाद हमारे पास है जी 89, उसके बाद हमारे पास है जी 12, उसके बाद हमारे पास है 44, उसके बाद हमारे पास है 56। ठीक है, ये हमारे पास सारे नंबर्स हैं लिस्ट के अंदर। डेटा वेरिएबल के अंदर हमने ये लिस्ट स्टोर करवा दी। उसके बाद हमने इस लिस्ट के ऊपर मीन फंक्शन अप्लाई करना है, तो हम नया जो वेरिएबल है वो डिफाइन करवाते हैं। इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। हमने सबसे पहले उस मॉड्यूल का नेम लिखना है जिस मॉड्यूल से हमने फंक्शन लेना है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स। कौन सा फंक्शन इसका हमने इस्तेमाल करना है, मीन फंक्शन। और मीन फंक्शन हमने अप्लाई किस पे करना है, लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। और लिस्ट किस में स्टोर है, डेटा, जो डेटा वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर है। मीन वैल्यू के अंदर तो मीन वैल्यू स्टोर होगी। अब डेटा के अंदर क्योंकि लिस्ट स्टोर है तो हमने यहाँ पे अब मीन के अंदर जो इनपुट है मीन फंक्शन के अंदर वो हमने डेटा वाला जो वेरिएबल है वो इनपुट दिया, यानी कि उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे अब इनपुट के तौर पे आ जाएगी। उसके बाद हमने अब यहाँ पे जो मीन वैल्यू वेरिएबल है उसके अंदर हमने मीन की वैल्यू हासिल कर ली। अब ये वैल्यू हमें प्रिंट की हुई चाहिए, तो हम यहाँ पे अब इसको प्रिंट कर देते हैं। पहले मैं आपको सिंपली जो मीन वैल्यू वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर की हुई है वो आपको मैं पहले प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, फिर इसको हम सारा प्रिंट करेंगे जो कि उन्होंने प्रिंट किया हुआ है। ठीक है जी, मीन वैल्यू तो आप देख सकते हैं आपके पास जो मीन वैल्यू वो 48 है। ठीक है, सिर्फ मीन वैल्यू आपको प्रिंट की हुई मिली है। अब यहाँ मैं आपको वो सब कुछ प्रिंट करवा के दिखाता हूँ जो उन्होंने भी प्रिंट किया हुआ है। उन्होंने पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट की है, यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी है, द मीन वैल्यू इज़, उसके बाद कॉलन है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज है, उसके बाद ये सेपरेट हो रहे हैं कॉमा की हेल्प से। तो यहाँ पे द मीन वैल्यू इज़ ये सेम टू सेम प्रिंट होगा, कॉलन भी इसका प्रिंट होगा, और उसके बाद जो मीन वैल्यू वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू फिर एंड के ऊपर प्रिंट होगी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं द मीन वैल्यू इज़ कॉलन, उसके बाद क्योंकि हमने कॉमा से सेपरेट किया है प्रिंट फंक्शन के दोनों आर्गूमेंट्स को तो कॉमा की वजह से स्पेस मिली, और जो मीन वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो
48 वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास 48 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो तीनों कोड्स हैं ये हमने देख लिया और हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स को यहाँ पे अपने कोड्स के अंदर इंपोर्ट करने और किस तरह से हमने उनके डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल करना, ठीक है। सेंटेक्स हमने इसका देख लिया। सेंटेक्स हमने इसका इस तरह से देखा कि सबसे पहले आपने वो मॉड्यूल लिखना है जिसका आपने फंक्शन इस्तेमाल करना है, फिर आपने उसी मॉड्यूल का आगे फंक्शन लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पैकेज स्ट्रक्चर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर कर लेंगे।